नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह सामंतवाद के पतन पर आधारित है। सामंतवाद का पतन जानने से पहले हमें जानना होगा कि सामंतवाद क्या है। तो हम बात करेंगे सामंतवाद से अभिप्राय। सामंतवाद एक ऐसी मध्ययुगीन प्रशासकीय प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करते थे जो सम्राट, राजा अथवा किसी केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होते थे। सामाजिक दृष्टि से समाज प्रमुखतया दो वर्गों में विभक्त था। सत्ता अधिकारों से युक्त राजा और उसके सामंत तथा अधिकारों से वंचित कृषक और दास। इस सामंतवाद के तीन प्रमुख तत्व थे: जागीर, संप्रभुता और संरक्षण। कानूनी रूप से राजा या सम्राट समस्त भूमि का स्वामी होता था। समस्त भूमि विविध श्रेणी के स्वामित्व के सामंतों में और वीर सैनिकों में विभक्त थी। भूमि धन और संपत्ति का साधन समझी जाती थी। सामंतों में यह वितरित भूमि उनकी जागीर होती थी। व्यवहारिक रूप में इस वितरित भूमि के भूमिपति अपनी अपनी भूमि में प्रभुता संपन्न होते थे। इन सामंतों का राजा या सम्राट से यही संबंध था कि आवश्यकता पड़ने पर वे राजा की सैनिक सहायता करते थे और वार्षिक निर्धारित कर देते थे। समय समय पर वे भेंट या उपहार में धन भी देते थे। ये सामंत अपने क्षेत्र में प्रभुता संपन्न होते थे और वहां की शांति और सुरक्षा को बनाए रखते थे। वे कृषकों से कर वसूल करते थे और मुकदमे सुनकर न्याय भी करते थे। इतिहासकार हेज के अनुसार सामंत राजा के सेवक तथा असामियों के स्वामी थे। राजा या सम्राट से इनको संरक्षण प्राप्त था। ये सामंत अपनी भूमि को कृषकों में बांट देते थे और उनसे खेती करवाते थे। ये कृषकों से अपनी इच्छानुसार कर के रूप में धन वसूल करते थे। ये सामंत अपने क्षेत्र के लोगों को संरक्षण प्रदान करते थे। निर्बल और सामान्य लोगों ने भी अपनी आजादी और विभिन्न अधिकारों का परित्याग कर अपनी रक्षा के लिए बलशाली और प्रभावशाली सामंतों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस सामंतवाद में कृषकों की दशा अत्यंत ही दयनीय होती थी। कृषक सामंत और राजा के सेवक या दास होते थे। उन्हें अपने स्वामी की भूमि पर कृषि करना पड़ती थी और अपने स्वामी को अनेक कर और उपहार भी देना पड़ते थे। वे अपने स्वामी के लिए जीते थे और उसी के लिए मरते थे। वे सामंतों की बेगार भी करते थे। सामंत और राजा के आखेट के समय कृषकों को उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और सामग्री भी जुटानी पड़ती थी। कृषकों का अत्यधिक शोषण होता था। कृषकों की स्थिति एक तरह से दास के समान थी और उनको अपने स्वामी के सम्मुख शपथ भी लेनी पड़ती थी कि प्राप्त भूभाग के लिए मैं आपका सेवक हूँ और सदैव श्रद्धा भाव से आपकी सेवा करूंगा। उनका संपूर्ण जीवन सामंतों के अधीन ही होता था। एक ओर कृषकों की दरिद्रता, उनका निरंतर शोषण, उनकी असहाय और दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति, तो दूसरी ओर सामंतों की प्रभुता, सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी संपन्नता और विलासिता मध्ययुगीन यूरोप के समाज की एक प्रमुख विशेषता बन गई थी। मध्ययुग की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामंतवाद का प्रचलन हुआ था, लेकिन कालांतर में सामंतवाद अपनी उपयोगिता खो बैठा, वह विकृत हो गया और समाज के लिए एक अभिशाप बन गया। अब हम बात करेंगे सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। 13वीं सदी के प्रारंभ से सामंतवाद के पतन का जो पतन था वह प्रारंभ हुआ। सामंतवाद असमानता, अत्याचार, शोषण और अमानवीय दृष्टिकोण पर आधारित था। इस व्यवस्था में सत्ता और अधिकार थोड़े सी लोगों के हाथों में केंद्रीयभूत थे। इनमें असंख्य व्यक्तियों का शोषण और घोर उपेक्षा भी होती थी। ऐसी सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था का पतन अगर हम देखें तो वह अवश्यंभावी था। इस पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों में। राजनीतिक कारणों में पहला, राजा की शक्ति और सत्ता में वृद्धि। 15वीं सदी में यूरोप में स्वतंत्र और शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई।
विभिन्न वर्गों के विशेषकर मध्यम वर्ग के सहयोग से राजा की सत्ता और शक्ति में वृद्धि हुई। राजा को अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए राजा द्वारा प्रसारित सिक्कों के प्रचलन ने भी योगदान दिया। लोग निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने लगे। राजा प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के कर भी लगाने लगा था। राजा ने अपने अधीनस्थ नौकरशाही व्यवस्था सुदृढ़ कर ली और प्रशासकीय क्षेत्रों को सामंतों के प्रभाव से मुक्त कर लिया। इससे सामंतों की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। दूसरा राजनीतिक कारण है राजा की सेना और नवीन हथियारों तथा बारूद का प्रचलन। राजाओं ने अपनी स्वयं की सेनाएं स्थापित की, उनको नवीन हथियारों, बंदूकों और बारूद से सुसज्जित भी किया था। सामंतों की शक्ति के आधार उनके दुर्ग होते थे और उनके सैनिक धनुष बाण का उपयोग करते थे। पर अब राजा की सेना के आक्रमण से, उनकी बंदूकों और तोपों के गोलों की मार से दुर्ग की दीवारों की सुरक्षा करने में वह असमर्थ थे। गोला बारूद के महत्व पर थेचर का कथन है कि गोला बारूद की शक्ति की भूमिका ने युद्ध की स्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। घुड़सवार सैनिकों की पैदल सैनिकों पर सर्वोच्चता समाप्त होकर कुलीन तथा सामंत प्रथा की अपूरणीय क्षति हो गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक कारणों पर। तो सामंतवादी संस्थाओं और व्यवस्था के स्थान पर नवीन सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थानों और व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मुद्रण का आविष्कार, विद्या एवं ज्ञान की वृद्धि और जीवन तथा ज्ञान विज्ञान के प्रति नवीन दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ। समाज के नए सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों के युग का प्रारंभ हुआ। सामाजिक दृष्टि से यूरोपीय समाज के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ। व्यापार वाणिज्य की उन्नति व धन की वृद्धि के कारण नगरों में प्रभावशाली मध्यम वर्ग का उदय और विकास हुआ। कृषि प्रधान समाज का स्वरूप बदल गया और इसका स्थान धन संपन्न, जागरूक, शिक्षित मध्यम वर्ग ने ले लिया। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक कारणों पर। तो यूरोप में 1095 से लेकर के 1291 तक भीषण धर्म युद्ध हुए थे। इन धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए और ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए अनेक सामंतों ने अपनी भूमि या तो बेच दी या उसे गिरवी रख दिया था। इससे उनकी सत्ता व शक्ति का अधिकार नष्ट हो गया। अनेक सामंत इन धर्म युद्धों में वीरगति को भी प्राप्त हो गए। उनकी भूमि पर राजाओं ने अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे सामंतवाद के पतन के आर्थिक कारणों पर। आर्थिक कारणों में जो सबसे पहला कारण है वह वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। नई भौगोलिक खोजों और समुद्री मार्ग की खोजों से यूरोप के वाणिज्य व्यापार में खूब वृद्धि हुई। यूरोप के निवासियों को नए नए देशों से ज्ञान हुआ और वे अन्य देशों से परिचित हो गए और उसने व्यापार बढ़ा। पूर्व के देशों में विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी। इससे विदेशों से व्यापार बढ़ा और नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। कुछ व्यापारियों ने इतना अधिक धन कमा लिया कि वे सामंतों से अधिक धन संपन्न और वैभवशाली हो गए। वे सामंतों से हेय समझे जाने के कारण सामंतों से ईर्ष्या करते थे और सामंतों के विरुद्ध राजा को सहयोग भी देने लगे। दूसरा आर्थिक कारण अगर हम देखें तो वह है नवीन साधन संपन्न नगरों का विकास। वाणिज्य व्यापार, कला कौशल और उद्योग धंधों के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेकानेक नवीन कस्बों और साधन संपन्न शक्तिशाली नगरों का विकास हुआ। इससे व्यापारियों और मध्यम वर्ग की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। तीसरा जो आर्थिक कारण है वह व्यापारियों और सामंतों का संघर्ष। व्यापारियों ने अपने उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास के लिए गांवों के कृषकों और कृषिदासों को प्रलोभन देकर नगरों में आकर बसने के लिए उन्हें प्रेरित किया। यह सामंतों के हितों के विरुद्ध था। इसीलिए व्यापारी वर्ग और सामंत वर्ग में परस्पर संघर्ष छिड़ गया। राजा सामंतों के वर्ग से भी मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए उसने व्यापारियों के वर्ग का समर्थन किया। नया व्यापारिक वर्ग भी अपने व्यापारिक हित संवर्धन के लिए राजा का समर्थन और संरक्षण चाहता था। ऐसी परिस्थिति में व्यापारियों ने राजाओं को सहयोग देकर सामंतों की शक्ति को कम करने में अपना पूरा योगदान दिया। चौथा जो आर्थिक कारण है वह जागरूक चैतन्यशील नगरवासियों व मध्यम वर्ग का सहयोग व समर्थन। बढ़ते हुए उद्योग व्यवसायों, शिल्पकला, कौशल और वाणिज्य व्यापार से
नगरों में मध्यम वर्ग का विकास हुआ। राजनीतिक दृष्टि से जागरूक और चैतन्यशील नगरवासियों और मध्यम वर्ग ने सामंतों के नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए, क्योंकि वे राजाओं और सामंतों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इन्होंने व्यापार, वाणिज्य की प्रगति और विकास के लिए तथा आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए सामंतों के विरुद्ध राजाओं का साथ दिया। पांचवा जो आर्थिक कारण है वह कृषकों में विद्रोह। सामंतवाद कृषकों और उनके शोषण पर आधारित था। सामंतों के शोषण, अनाचार और अत्याचार से कृषक अत्यधिक क्षुब्ध थे। इसी बीच 1348 में काली मृत्यु नामक भीषण महामारी से यूरोप के लगभग आधे लोग मारे गए। इससे खेतीहार मजदूरों और कृषकों की भारी कमी हो गई। अधिक श्रमिकों की मांग बढ़ने से अधिक वेतन की मांग बढ़ी। फलतः खेतीहार मजदूरों और कृषि दासों ने अधिक वेतन और कुछ अधिकारों की मांग की। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में विद्रोह किए। सन 1381 में इंग्लैंड में वॉट टाइलर के नेतृत्व में कृषकों ने एक ऐसा विद्रोह किया। कृषकों के इस विद्रोह के साथ शिल्पियों और निम्न श्रेणियों के कारीगर और छोटे पादरियों ने भी उनका साथ दिया। फ्रांस में भी किसानों का एक व्यापक विद्रोह हुआ था, जिसे ज़ेकरीबर्ग का विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। किसानों के इस विद्रोह को सामंतों ने राजाओं की सहायता से निर्ममता से कुचल भी दिया था। व्हाइट टाइलर को छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी गई। किसान विद्रोह के समर्थक जॉन बोल नामक एक पादरी को फांसी भी दी गई थी। यद्यपि कृषकों के ये विद्रोह दबा दिए गए थे, पर अब कृषक सामंतों पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि वे गांवों को छोड़कर नगरों की ओर मुड़ गए थे और वहां अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। इस प्रकार कृषकों के विद्रोह और ग्रामीण क्षेत्रों से उनके पलायन ने सामंतवाद की नींव को हिला दिया। छठवां जो आर्थिक कारण है वह सामंतों के पारस्परिक संघर्ष भी है। सामंत अपनी सेना रखते थे। यदि एक ओर इन सेनाओं ने अपने सामंत और राजा के देश की बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा की, तो दूसरी ओर इन सेनाओं के बल पर सामंत परस्पर युद्ध भी करते थे। उनके ऐसे निरंतर संघर्षों और युद्धों से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सामंतवाद क्या है तथा उसका पतन किस तरह से हुआ, यह आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।